इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब के एक बेहद अहम और कहना चाहिए प्रेरणादायक पाठ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चैप्टर 2.5 लेट्स मार्च। बिल्कुल, और ये पाठ असल में देखा जाए तो कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा 2014 में ओस्लो में दिए गए नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकृति भाषण का ही एक संपादित अंश है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बच्चों के लिए एक पुकार है, एक आवाज है। सही कहा। और कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है श्रोताओं के लिए। जरूर। वे भारत के जाने माने बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बाल श्रम और शोषण के खिलाफ दशकों तक संघर्ष किया है। हाँ, 1980 में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। हाँ, और उसके जरिए लाखों बच्चों की जिंदगियों में बदलाव आया है। और इसी महान काम के लिए उन्हें मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि इस भाषण की गहराई में उतरें, इसके जो मुख्य संदेश हैं उनको समझें, और हाँ, जैसा आपने कहा 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा के नजरिए से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी उजागर करें। ये भाषण पाठ्यपुस्तक में 3 हिस्सों में बटा है, पार्ट 1, 2 और 3। तो हम उसी क्रम में से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पार्ट 1 से। भाषण की शुरुआत ही आप देखें तो बहुत भावनात्मक है। सत्यार्थी जी सबसे पहले दुनिया भर के बच्चों को संबोधित करते हैं, मेरे प्यारे दुनिया के बच्चों। फिर वे मंच पर मौजूद जो हस्तियां हैं उनका अभिवादन करते हैं, योर मैजेस्टीज, एक्सीलेंसीज, नॉर्वेजियन नोबेल समिति, भाई टॉम हार्किन और भाई बहन, और खास तौर पर अपनी बेटी मलाला। क्योंकि जैसा आपने बताया, दोनों ने ये पुरस्कार साझा किया था और दोनों ही बच्चों के अधिकारों के लिए, खासकर शिक्षा के अधिकार के लिए काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद वे कहते हैं कि शांति और मानवता के इस प्रतिष्ठित मंच से वे प्राचीन भारतीय ज्ञान यानी वेदों से एक मंत्र का पाठ करना चाहते हैं। वे से एक प्रार्थना, एक आकांक्षा और एक संकल्प बताते हैं, जिसमें उनके अनुसार मानवता को मानव निर्मित संकटों से मुक्त करने की शक्ति है। हाँ, और वो वैदिक मंत्र है, सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। जिस पर अगर सार समझे तो यही है, आइए हम सब मिलकर चलें। सत्यार्थी जी से आगे और खोलते हैं, समझाते हैं कि प्रगति की राह पर दुनिया के किसी भी कोने में, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक, कोई भी पीछे न छूटे। ये सिर्फ साथ चलने का आह्वान नहीं है, बल्कि साथ बोलने का, विचारों को साथ लाने का और अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखकर सबके भले के लिए नया ज्ञान रचने का भी आह्वान है। ये एक तरह से वो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है ना, कि पूरी दुनिया एक परिवार है, उसी को दर्शाता है। ये एकता और साझा ज्ञान की बात बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वे अपने माता पिता, अपनी मातृभूमि भारत और धरती माँ को नमन करते हैं, और वे उन अनगिनत पलों को याद करते हैं जब उन्होंने बच्चों को गुलामी से मुक्त कराया है। और एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात कहते हैं, द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस इज द शेयर स्माइल ऑफ गॉड। यानी बच्चों के चेहरों पर आजादी की पहली मुस्कान में उन्हें ईश्वर की मुस्कान दिखाई देती है। ये बहुत ही शक्तिशाली कथन है। ये बच्चों की मुक्ति को एक पवित्र, एक लगभग आध्यात्मिक कार्य का दर्जा दे देता है। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ कोई सामाजिक कार्य नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और इसी कड़ी में वे इस सम्मान का श्रेय अपने आंदोलन के शहीद कार्यकर्ताओं को देते हैं, भारत के कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर और पाकिस्तान के इकबाल मसीह। अच्छा, यहाँ एक बात है, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के कार्यकर्ताओं का जिक्र करना, ये क्या दर्शाता है? इसका क्या महत्व है? देखिए, ये जाहिर करता है कि बच्चों के अधिकार और उनका दुख ये किसी सरहद को, किसी सीमा को नहीं मानते। ये आंदोलन की वैश्विक और मानवीय प्रकृति पर जोर देता है, और वो कहते हैं कि वे ये पुरस्कार इन्हीं शहीदों और अपने साथी कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वीकार कर रहे हैं। इससे उनकी विनम्रता और वो जो टीम भावना होती है वो भी दिखती है। अपनी यात्रा को भी बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। भारत, जो बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे शांति दूतों की भूमि है, वहां से लेकर नॉर्वे तक की यात्रा, वे इसे शांति और भाईचारे के 2 वैश्विक केंद्रों का मिलन बताते हैं। बिल्कुल। अब एक दिलचस्प बात आती है यहाँ। सत्यार्थी जी कहते हैं कि उन्हें एक व्याख्यान लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि वो कहते हैं वे यहाँ उन करोड़ों बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनकी आवाज अनसुनी रह जाती है, जो दुनिया की नजरों से जैसे ओझल हैं। वे खुद को मौन की आवाज, द साउंड ऑफ साइलेंस, और अदृश्यता का चेहरा, द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी कहते हैं। और इसी बात पर जोर देने के लिए उन्होंने प्रतीक के तौर पर एक खाली कुर्सी भी रखी है मंच पर। मौन की आवाज, अदृश्यता का चेहरा, ये शब्द सुनने में ही मतलब बहुत असरदार लगते हैं। इनका क्या अर्थ निकाला जाए? और वो खाली कुर्सी, उसका क्या मतलब था? ये बहुत ही मार्मिक, बहुत ही पावरफुल रूपक है। ये उन बच्चों की स्थिति को दिखाते हैं जो पीड़ित हैं, लेकिन उनकी पीड़ा, उनकी कहानी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। वो समाज में होते हुए भी जैसे अदृश्य है। और वो जो खाली कुर्सी है वो उन्हीं अनगिनत बच्चों की अनुपस्थिति का प्रतीक है जो इस सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अब भी कहीं न कहीं बाल श्रम, शोषण या हिंसा का शिकार हो रहे हैं। ये एक तरह का रिमाइंडर है कि जश्न के बीच भी असली काम अभी बाकी है। वे कहते हैं कि वे यहाँ सिर्फ हमारे बच्चों की आवाज और सपनों को साझा करने आए हैं, और वो जोर देते हैं वे सब हमारे बच्चे हैं। ये हमारे शब्द पर जोर देना ये भी महत्वपूर्ण लगता है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये तुरंत सुनने वाले को, श्रोताओं को जिम्मेदार बनाता है। ये सिर्फ उन शोषित बच्चों की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए वो कुछ बहुत ही मार्मिक उदाहरण देते हैं, कुछ कहानियां सुनाते हैं। जैसे वो कहानी 20 साल पहले मिले हिमालय की तलहटी के दुबले पतले बाल मजदूर लड़के की, जिसने उनसे पूछा था, इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल? हाँ, क्या दुनिया इतनी गरीब है कि मुझे खिलौना और किताब देने की बजाय बंदूक या औजार थामने पर मजबूर करती है? ये सवाल मतलब सीधा दिल को चीर देता है। ये दुनिया की प्राथमिकताओं पे, हमारे मूल्यों पर एक सीधा सवाल है। सोचिए, एक बच्चे को खिलौने और किताब की चाहत होती है, पर उसे मिलता क्या है? औजार या बंदूक। ये बाल श्रम और बाल सैनिक बनने की जो क्रूर सच्चाई है, उसको एकदम सामने ला देता है। और दूसरी कहानी उस सूडानी बच्चे की जिसे चरमपंथियों ने अगवा कर लिया था और जिसे अपने पहले ट्रेनिंग लेसन में ही अपने दोस्तों और परिवार को मारने पर मजबूर किया गया। उस बच्चे ने पूछा था, मेरा क्या दोष है? सोचकर भी रूह काम चाहती है। ये सवाल उस निरपराध बच्चे पर हुए अत्याचार की भयावहता को दिखाता है। बच्चों पर हिंसा का ये शायद सबसे घिनौना रूप है। और सत्यार्थी जी इन कहानियों को फिर धार्मिक शिक्षाओं से भी जोड़ते हैं, जैसे ईसा मसीह का बच्चों को अपने पास आने देने का संदेश, या फिर पवित्र कुरान का गरीबी के डर से बच्चों को न मारने का आदेश। ये दिखाता है कि बच्चों की सुरक्षा, उनकी देखभाल, ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, एक सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक मूल्य है। और इन्हीं अनुभवों के आधार पर वे कुछ चीजों को मानने से साफ इनकार करते हैं। ये जो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वाला हिस्सा है भाषण का, ये एक बहुत शक्तिशाली बिंदु है ना? बिल्कुल, ये उनकी दृढ़ता और उनके आशावाद को दिखाता है। वे कहते हैं, और ये पॉइंट्स ध्यान देने लायक हैं। पहला, वे ये मानने से इनकार करते हैं कि दुनिया के जो पूजा घर हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, उनमें हमारे बच्चों के सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा, वे ये मानने से इनकार करते हैं कि दुनिया इतनी गरीब है कि सिर्फ एक हफ्ते के वैश्विक सैन्य खर्च से सारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता। ये आंकड़ा मतलब निष्क्रियता के जो आर्थिक बहाने होते हैं ना, उनको एकदम खारिज कर देता है। सही बात है। तीसरा, वे ये मानने से इनकार करते हैं कि कानून, संविधान, पुलिस और जज ये सब मिलकर भी हमारे बच्चों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वे ये मानने से इनकार करते हैं कि गुलामी की जंजीरें आजादी की इच्छा से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। ये इनकार देखा जाए तो असल में निष्क्रियता और निराशावाद का एक तरह से खंडन है। इसके बाद वे अपना एकमात्र लक्ष्य बताते हैं कि हर बच्चा आजाद हो। लेकिन किस तरह की आजादी की बात कर रहे हैं वो? हाँ, उन्होंने इसकी एक बहुत ही खूबसूरत और व्यापक सूची दी है जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। वो कहते हैं, हर बच्चा आजाद हो, बच्चा बने रहने के लिए, फ्री टू बी अ चाइल्ड, बढ़ने और विकसित होने के लिए, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, खाने, सोने, दिन की रोशनी देखने के लिए, फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, मतलब बेसिक जरूरतें, हाँ। हंसने और रोने के लिए, फ्री टू लाफ एंड क्राई यानी भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी, खेलने और सीखने के लिए, फ्री टू प्ले एंड लर्न,
स्कूल जाने के लिए, फ्री टू गो टू स्कूल, और सबसे बढ़कर सपने देखने के लिए, एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम। ये सिर्फ बुनियादी जरूरतें नहीं है, ये एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। वे मानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में कुछ प्रगति हुई है, जैसे स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या आधी हो गई है, बाल श्रम 1/3 कम हुआ है। लेकिन फिर वो चेतावनी भी देते हैं कि कोई गलती न करे, बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। और सबसे बड़ा संकट या चुनौती वे किसे मानते हैं? वो मानते हैं डर और असहिष्णुता को, फियर एंड इंटॉलरेंस। वे कहते हैं कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं जो उन्हें सिर्फ जानकारी न दे, बल्कि जीवन को अर्थ दे, उद्देश्य दे, और उनमें एक वैश्विक नागरिकता की भावना जगाए। मतलब ये समझ कि हम सब एक ही दुनिया के नागरिक हैं और एक दूसरे के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। और उन्हें डर है कि अगर ये नाकामी जारी रही तो इसका जो संचयी परिणाम होगा वो मानवता के लिए आत्मघाती, सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड साबित हो सकता है। ये गंभीर चेतावनी है और यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। छात्रों के लिए अगर देखें तो पार्ट 1 से साउंड ऑफ साइलेंस, फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, लेट्स वॉक टुगेदर जैसे वाक्यांशों का अर्थ समझना, इकबाल मसीह का जिक्र क्यों महत्वपूर्ण है, हिमालय के लड़के और सूडानी बच्चे की कहानियों का संदेश, और वो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वाले बिंदु, ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। बिल्कुल सही। अब पार्ट 2 पर आते हैं, जहां पार्ट 1 थोड़ा चुनौतियों और समस्याओं पर केंद्रित था, वहीं पार्ट 2 आशा और समाधान की बात करता है। इसकी शुरुआत ही होती है वी कैन डू इट से। हाँ, सत्यार्थी जी कहते हैं कि अधिकार, सुरक्षा और उम्मीद, ये सब केवल और केवल शिक्षा के जरिए ही बहाल की जा सकती है। और यहाँ पे फिर से युवाओं का जिक्र करते हैं, मलाला का, और सिर्फ मलाला का नहीं बल्कि उनकी बेटियां कायनात और शाजिया का, और अफ्रीका और दुनिया भर की उन बेटियों का जो हिंसा, उग्रवाद, कट्टरता के खिलाफ उठ खड़ी हो रही हैं और शांति का रास्ता चुन रही हैं। लेकिन समाधान आएगा कहां से? क्या बड़े बड़े सम्मेलनों से? नहीं, सत्यार्थी जी इस बारे में बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि असली समाधान बड़े बड़े सम्मेलनों की बहसों या दूर बैठे विशेषज्ञों के नुस्खों में नहीं है। समाधान जमीनी स्तर पर है, उन छोटे समूहों में, स्थानीय संगठनों में और उन व्यक्तियों में जो रोज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। भले ही दुनिया उन्हें जानती ना हो, वो अनजान हो, अपरिचित हो, असली नायक वही है। और इसी बात को समझाने के लिए वो जंगल की आग वाली कहानी सुनाते हैं। याद है, जंगल में भीषण आग लगी थी, सब जानवर भाग रहे थे, यहां तक कि जंगल का राजा शेर भी। तभी उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो अपनी चोंच में पानी की एक बूंद लेकर आग की तरफ जा रही थी। शेर ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो चिड़िया ने जवाब दिया, मैं आग बुझाने जा रही हूं। शेर हंसा, बोला, तुम अपनी चोंच में पानी की सिर्फ एक बूंद से ये कैसे कर सकती हो? हाँ, और चिड़िया का जवाब क्या था? वो दृढ़ थी और बोले, आई एम डूइंग माई बिट, मैं अपना काम कर रही हूं। ये कहानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमारा प्रयास कितना भी छोटा क्यों न लगे, वो मायने रखता है। अगर हर कोई अपना छोटा सा योगदान दे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। ये कहानी उन लाखों लोगों से जुड़ती है जिन्होंने बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून बनवाने के लिए सालों पहले मार्च किया था। वो सब उस छोटी चिड़िया की तरह ही थे। छात्रों के लिए ये कहानी और इसका संदेश आई एम डूइंग माई बिट परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आगे में आज के तीव्र वैश्वीकरण का, रैपिड ग्लोबलाइजेशन की युग की बात करते हैं। हम हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, व्यापार बढ़ा है, दुनिया छोटी हो गई है। लेकिन वो सवाल करते हैं कि क्या वैश्विक करुणा की कमी है? हाँ, यही उनका मूल सवाल है। अब क्या ये जो तकनीकी जुड़ाव है, ये हमें भावनात्मक रूप से भी जोड़ रहा है? क्या हम दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे बच्चे का दर्द महसूस करते हैं? और इसी संदर्भ में वे फिर कुछ झकझोरने वाले सवाल उठाते हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं। वे किसके बच्चे हैं जो कोको गाते हैं लेकिन कभी चॉकलेट का स्वाद नहीं चखते? वे किसके बच्चे हैं जो इबोला से मर रहे हैं? वे किसके बच्चे हैं जिनका अपहरण किया जाता है और बंधक बनाकर रखा जाता है? और जवाब फिर वही है, दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। वे सब हमारे बच्चे हैं। और फिर वो कहानी उस 8 साल की लड़की की जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जबरन पत्थर खदान मजदूरी से बचाया गया था। जब वो उनकी कार में पीछे बैठी थी तो उसने पूछा, आप पहले क्यों नहीं आए? उफ, ये सवाल तो
मतलब अंदर तक हिला देता है। ये हम सबकी निष्क्रियता पर एक सीधा सवाल है। सत्यार्थी जी कहते हैं कि इस सवाल में पूरी दुनिया की अंतरात्मा को हिला देने की शक्ति है। ये हम सबसे पूछा गया सवाल है। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि हमने कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों कर दी। इसीलिए वे कहते हैं हमें तात्कालिकता की भावना के साथ, अर्जेंसी के साथ सामूहिक कार्रवाई, कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters. हर एक मिनट कीमती है, हर एक बच्चा कीमती है और हर एक बचपन कीमती है। और इसीलिए वे चुप्पी की संस्कृति, निष्क्रियता की संस्कृति, तटस्थता की संस्कृति को चुनौती देते हैं। मतलब अब चुप बैठने का या ये कहने का कि मेरा क्या लेना देना, वो समय नहीं है। बिल्कुल। और इसी तात्कालिकता की भावना के साथ पार्ट 3 शुरू होता है, जो एक तरह से सीधा एक्शन प्लान है, कार्रवाई का आह्वान है। हाँ, यहाँ सत्यार्थी जी दुनिया के सभी प्रमुख समूहों से अपील करते हैं। सरकारें, अंतर सरकारी एजेंसियां जैसे यूएन, व्यवसाय, बिजनेसेस, आस्था के नेता, फेथ लीडर्स, श्रमिक, शिक्षक, एनजीओज और हम में से प्रत्येक से, मतलब आम नागरिकों से भी। और वे क्या करने का आह्वान करते हैं? वे बच्चों के खिलाफ हर तरह की हिंसा, जिसमें गुलामी, तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, यौन शोषण और निरक्षरता भी शामिल है, इन सबको पूरी तरह खत्म करने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि सभ्य समाज में इन चीजों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और वो हर समूह को उसकी भूमिका भी याद दिलाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बाल हितैषी नीतियां बनाएं, बजट बनाएं, शिक्षा और युवाओं में निवेश करें। ज्यादा जिम्मेदार बने, ज्यादा जवाबदेह बने और नए समाधानों के लिए, इनोवेटिव पार्टनरशिप के लिए खुले रहें। अंतर सरकारी एजेंसियां मिलकर काम करें और कार्रवाई में तेजी लाएं। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, वो जो सामान्य ढर्रा है, बिजनेस एज यूजुअल, और जो बिखरे हुए एजेंडे हैं, उनसे ऊपर उठें। आस्था के नेता और संस्थान अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, बच्चों के साथ खड़े हों। और वो कहते हैं कि हमें साहसी होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए और हमारे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिसेस। हमें अपने वादे निभाने होंगे। हाँ, ये वादे निभाने वाली बात पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर घोषणाएं तो बहुत होती हैं, पर उन पर अमल नहीं होता। फिर वे अपने बचपन की एक और घटना याद करते हैं, स्कूल के गेट के बाहर बैठे एक मोची लड़के की। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो स्कूल के अंदर क्यों नहीं है, तो लड़के ने जवाब दिया, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, हम तो काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये जवाब उस मानसिकता को दर्शाता है जो बाल श्रम के दुष्चक्र को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाती है। और सत्यार्थी जी कहते हैं कि ये जवाब उन्हें तब भी गुस्सा दिलाया था और आज भी दिलाता है। तब एक बच्चे के रूप में उन्होंने कल का एक सपना देखा था, उस मोची लड़के को अपनी कक्षा में अपने साथ बैठे देखने का। वो कल का सपना था। और फिर वे एक बहुत शक्तिशाली बात कहते हैं, नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे। वो कल आज बन गया है। ये कल का आज बनना, ये क्या दर्शाता है? इसका क्या मतलब है? ये तात्कालिकता की भावना को, अर्जेंसी को एकदम चरम पर ले जाता है। अब और इंतजार का समय नहीं है, कार्रवाई का समय आज है, अभी है। और आज हर बच्चे का अधिकार है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, गरिमा का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और शांति का अधिकार, राइट टू पीस। अधिकारों की ये पूरी सूची परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए। वे भविष्य की एक बहुत आशावादी तस्वीर भी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अंधेरे से परे वे हर महासागर की हर लहर में, हर पौधे में, हर पेड़ और पहाड़ में हमारे बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं, खेलते हुए, नाचते हुए, स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ बढ़ते हुए। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक दृष्टि है, एक विजन है। फिर वे श्रोताओं से एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुरोध करते हैं कि अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखें और अपने भीतर के बच्चे को देखने और महसूस करने का प्रयास करें। उस अंदर के बच्चे की आवाज सुनें। शायद वही हमें सही राह दिखाएगा, सही काम करने की प्रेरणा देगा। वे कहते हैं कि आज उन्हें हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग हमें बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महान नेता बदलाव और संघर्ष के प्रतीक हैं और उनका नाम लेकर वे हम सबको, दुनिया भर के लोगों को
उन्हीं की तरह सक्रिय होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और फिर आता है भाषण का अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली आह्वान। 3 मुख्य कार्य वो बताते हैं। पहला, लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित न रहे, वो सब तक पहुंचे, उसका लोकतंत्रीकरण हो। दूसरा, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस। न्याय सबके लिए सुलभ हो, उसका सार्वभौमिकरण हो। तीसरा, टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। आइए मिलकर करुणा का, सहानुभूति का वैश्वीकरण करें, उसे दुनिया भर में फैलाएं। और इन 3 सिद्धांतों के बाद वो अंतिम मार्च का आह्वान करते हैं। कहां से कहां तक मार्च करने की बात कर रहे हैं वो? हाँ, ये सूची बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में इस पर सवाल आता है। वो कहते हैं, शोषण से शिक्षा की ओर मार्च करें, गरीबी से साझा समृद्धि की ओर मार्च करें, गुलामी से स्वतंत्रता की ओर मार्च करें, हिंसा से शांति की ओर मार्च करें। फिर वो कहते हैं अज्ञानता से जागरण की ओर मार्च करें। फिर वो कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर मार्च करें। फिर वो कहते हैं और अंत में नश्वरता से दिव्यता की ओर मार्च करें, जिसका मतलब शायद ये है कि अपनी छोटी सीमित सोच से उठकर मानवता की सेवा के महान कार्य की ओर बढ़ें। और अंत में बस एक सीधा शक्तिशाली आदेश, लेट अस मार्च, आइए मार्च करें। तो संक्षेप में अगर देखें, इस पूरे भाषण के मुख्य विषय हैं बाल अधिकार, शिक्षा का महत्व, डर और असहिष्णुता का जो खतरा है वो, निष्क्रियता को अस्वीकार करना, व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना, वैश्विक करुणा की जरूरत और सबसे बढ़कर आशा और सपनों की शक्ति। और 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए, जैसे हमने बीच बीच में जिक्र किया, छात्रों को कैलाश सत्यार्थी और बचपन बचाओ आंदोलन की बुनियादी जानकारी, वो जो महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं, साउंड ऑफ साइलेंस, फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, आई एम डूइंग माई बिट वगैरह, कहानियों का संदेश, हिमालय का लड़का, जंगल की चिड़िया, मूछी लड़का और वो लड़की जिसने पूछा व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, सत्यार्थी जी के इनकार, रिफ्यूजल्स, वो क्या स्वीकार करने से मना करते हैं, बच्चों के अधिकारों की सूची, पार्ट 3 में अलग अलग समूहों से जो अपील की गई हैं, और अंत की वो मार्च फ्रॉम टू वाली सूची, इन सब पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन पर आधारित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। हाँ बिल्कुल, भाषण के मुख्य विचारों को समझना और उन्हें अपनी शब्दों में सरल भाषा में व्यक्त करने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। रटने से ज्यादा समझने पर जोर देना चाहिए। तो ये थी लेट्स मार्च पाठ की हमारी विस्तृत चर्चा। वाकई आशा और कार्रवाई का एक जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली संदेश। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, जो इसी पाठ से निकलता है लेकिन सीधे तौर पर शायद उल्लेखित नहीं है। इस भाषण को सुनने और समझने के बाद हम अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने समुदाय में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके सपनों और अधिकारों के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? हमारी वो एक बूंद क्या हो सकती है जिससे हम अपना काम कर सके, जैसे उस चिड़िया ने किया था? बहुत ही सार्थक सवाल है सोचने के लिए। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद।